मजल्लतुल अहकामिल अदलिया, ये आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इस किताब का एक मुख्तसर तारुफ आपके सामने मैं पेश करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस किताब की अहमियत क्या है, इसका उसलूब क्या है और इस किताब को पढ़ने से हमें मुस्तक़बिल में क्या फ़ायदा हासिल होगा। नाम इसका है मजल्लतुल अहकामिल अदलिया, यानी जर्नल ऑफ जुडिशल रूलिंग्स, जिसको उर्दू में आप अदालती अहकाम का मजमुआ भी कह सकते हैं। खिलाफत उस्मानिया में ये किताब तहरीर की गई और इसमें जिस फ़िक़्ह को फॉलो किया गया है, जिस फ़िक़्ह को इख्तियार किया गया है, वो फ़िक़्ह हनफी है। फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक ये किताब तरतीब दी गई है। 1856 में इसकी तहरीर का आगाज़ हुआ और 1876 ईस्वी में मुकम्मल कर दिया गया। इस तरह 20 साल में ये किताब जो है वो तालीफ़ की गई या लिखी गई। इसके जो निगरान आला थे वो उस ज़माने के सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने के अहमद जौदत पाशा, ये टर्किश थे, वो थे नाज़िम और निगरान आला। और मज़ीद 6 अफराद थे इनके साथ। तो यूँ कह सकते हैं कि 7 अरकान पर मुश्तमिल एक पूरी टीम बनाई गई थी। आपको पता है कि अक्सर किताबें वो होती हैं कि जिनको कोई अकेला शख्स तहरीर करता है, तालीफ़ करता है या तसनीफ़ करता है, लेकिन ये जो किताब है मजल्लतुल अहकामिल अदलिया, ये किसी एक की तसनीफ़ नहीं है। ये किसी एक की तसनीफ़ नहीं है, बल्कि ये एक पूरी टीम थी 7 अफराद पर मुश्तमिल, जिसमें उस ज़माने के नामवर उलमा, शरिया स्कॉलर्स और इल्म फ़िक़्ह के अंदर उबूर रखने वाले अफराद शामिल थे। उनमें से एक जो अहम शख्सियत, वो हज़रत अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे भी थे, मोहम्मद अलाउद्दीन बिन इब्ने आबिदीन शामी। तो इससे भी इस किताब की अहमियत का हमें पता चलता है। 1856 में मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि इसका आगाज़ हुआ और 1876 में ये मुकम्मल हो गया। और फिर उस वक्त से लेकर 1918 तक, और बाज़ किताबों में है कि 1922 तक, यानी खिलाफत उस्मानिया के बिल्कुल इख्तिताम तक, मजल्लतुल अहकामिल अदलिया खिलाफत उस्मानिया के तहत जितने ममालिक थे उनकी अदालतों में ये राइज रहा। और जो मालियात के हवाले से और सिविल इश्यूज़ के हवाले से, सिविल इश्यूज़ उनको कहते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ है। 2 अफराद के दरमियान, 2 इदारों के दरमियान, 2 ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है, तो उसको सिविल लॉज़ के तहत, के कानून दीवानी उर्दू में कहते हैं, कानून दीवानी के तहत जो है हल किया जाता है। सिविल लॉज़ की एक ख़ुसूसियत ये होती है कि इसमें इनमें सज़ा नहीं होती, पनिशमेंट नहीं होती है। इसमें इज़ाला किया जाता है, रेमेडीज़ दी जाती है। मिसाल के तौर पर मेरे और आपके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, अहद शिकनी की, तो सिविल लॉज़ के मुताबिक
مجھے عدالت وعدہ پورا کرنے کا پابند کرے گی، یا میری عہد شکنی کی وجہ سے جو کاؤنٹر پارٹی ہے، مد مقابل جو فریق ہے، اس کو جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کروائے گی، یا کوئی جرمانہ عائد کر دے گی۔ یہ سول لاز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو جرائم سے متعلق جو قوانین ہوتے ہیں جس کے اندر پنشمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا دائرہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو مجلۃ الاحکام العدلیہ جو ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ قوانین دیوانی، یعنی سول لاز ہیں۔ اس میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ فوکس کس پہ ہے؟ فقہ المالیات پر۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں اس پوری کتاب میں جو ایک خاص بات ہے اس کتاب کی، کہا یہ جاتا ہے کہ مجلہ جو ہے فقہ اسلامی کے نئے دور کا ایک آغاز ہے مجلہ کے ذریعے سے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس آپ لوگ ماشاءاللہ درس نظامی کر چکے ہیں، اور درس نظامی میں آپ نے فقہ اسلامی کی 4-5 کتابیں تو پڑھ لی ہیں نا، جن میں خاص طور پر جو فقہ المالیات پر قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، ہدایہ ہیں، یہ 3 کتابیں تو لازمی طور پر درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کا اپنا ایک اسلوب ہے، جیسے کتاب البیوع آپ لے لیں، اس میں بس مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی کوڈیفیکیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کوڈیفیکیشن مینس کہ اس میں ضابطے کے طور پر قانونی شکل میں کوئی بات نہیں بیان کی جاتی، بس ایک مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ کوئی درپیش مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو جا کر کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، بہت ساری کتابوں کو سامنے رکھ کر درپیش مسئلے کا حل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو مجلۃ الاحکام العدلیہ سے پہلے جو عدالتیں تھیں خلافت عثمانیہ میں، ان کو یہ مسئلہ درپیش تھا۔ پھر جب میں الگ تلاش کر رہا ہوں ایک مسئلے کے حوالے سے، آپ الگ تلاش کر رہے ہیں، تو ہر ایک کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس مسئلے سے متعلق جو فقہ اسلامی کے اندر جواب موجود ہے اس کی حد تک نہ پہنچ سکوں، آپ کے اندر مجھ سے زیادہ قابلیت ہے، آپ اس حد تک پہنچ جائیں۔ تو مختلف لوگ جب کسی کام کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو لیول سب کا برابر نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملہ عدالتوں میں بھی ہوتا تھا کہ ایک مسئلے پر ایک عدالت کوئی اور فیصلہ سنا دیتی، دوسری عدالت کوئی اور فیصلہ سنا دیتی۔ اس زمانے میں یہ بھی ایک خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسی کوڈیفیکیشن ہونی چاہیے، کچھ اس طرح کتاب کو ترتیب دینا چاہیے کہ عدالتوں کو فیصلہ کرنے کے معاملے میں ایک ہی طرح کے مسائل جو ہیں وہ نظر آئیں۔ تو اس وجہ سے مجلہ کو لکھنے کے لیے کہا گیا۔ اب آپ دیکھیں اس زمانے میں گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی جو خلافت تھی یا اس زمانے کے جو سلطان تھے، انہوں نے باقاعدہ یہ حکم دیا۔ آج تو ہمارے ہاں اس حوالے سے کوئی سوچا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ کتاب اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہ فقہ اسلامی کی پہلی کتاب ہے، the first ever book in Islamic jurisprudence کہ which was written in codification form، جس کو قانونی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گا لکھا ہوگا مادہ نمبر 1، مادہ نمبر 2، مادہ نمبر 3، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں آرٹیکل 1، آرٹیکل 2۔ جب آپ کسی وکیل کو گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے تو آپ دیکھیے گا وہ اسی فارم میں گفتگو کرتا ہے نا، کہ آرٹیکل 3 آف فلاں فلاں فلاں۔ جیسے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا جو آرٹیکل 38F ہے، 38F وہ ربا کی ایلیمینیشن کی بات کرتا ہے۔ اب کوئی بھی بولے گا بھائی ربا کی ایلیمینیشن یعنی ربا کو ختم کرنے کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں کون سا آرٹیکل موجود ہے؟ تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ میں کچھ اور تلاش کروں گا، آپ کوئی اور تلاش کریں گے، آپ جسٹ کیا کریں گے،
38F को आप कोट कर देंगे। आप कहेंगे ये जी ये है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो रियासत है उसकी जिम्मेदारी है कि 1 जनवरी 2028 से पहले मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा कर दे। It is basically written in form of codification, in form of articles, the first ever book of in the history of Islamic jurisprudence. इस्लामी फ़िक़्ह इस्लामी में ये सबसे पहली किताब है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बहुत सारी किताबें आईं, उर्दू में भी, दीगर ज़ुबानों में भी। ये जो ओरिजिनल बुक है ये तुर्की ज़ुबान में, टर्किश लैंग्वेज के अंदर है। उसके बाद इसको अरबी में ट्रांसलेट किया गया, अब तो उर्दू में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है। फिर दीगर ये चूँकि फ़िक़्ह हनफ़ी पर है तो सऊदी अरब के एक आलिम दीन गुज़रे, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, उन्होंने फिर फ़िक़्ह हम्बली पर, फ़िक़्ह हम्बली पर इमाम अहमद बिन हम्बल के फ़िक़्ह पर इसी तर्ज़ का एक मजल्ला तैयार किया। उर्दू ज़ुबान में सबसे पहले अगर आप देखें तो जस्टिस तंज़ीलुर रहमान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और ये जो है अभी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ है, काफ़ी तवील उम्र पाकर, और ये वफाकी शरई अदालत के भी इसी ज़माने में चीफ जस्टिस रहे हैं। बड़े मंझे हुए कानूनदान भी थे और फ़िक़्ह इस्लामी के एक्सपर्ट भी थे। तो इन्होंने मजमूआ कवानीन इस्लाम गालिबन 7 जिल्दों पर जो है ये लिखा है, और मजमूआ कवानीन इस्लाम आप लोग चाहें तो इसको ज़रूर लीजिएगा, या कम अज़ कम एक जिल्द, इसकी जो लास्ट जिल्द है वो फ़िक़्हुल मालियात पर है, और गालिबन वो मजल्ला ही का तर्जमा है। मैंने उसको पढ़ा हुआ मेरे पास है, तो वो मजल्ला ही का। तो तब इन उर्दू लैंग्वेज जस्टिस तंज़ीलुर रहमान ने फ़िक़्ह इस्लामी को कोडिफाइड फॉर्म में लिखा, कोडिफाइड फॉर्म में लिखा। लेकिन आगाज़ कहाँ से हुआ? इन सब का मजल्ला से हुआ। अब दुनिया भर में इस तरह का जो है तर्ज़ अमल इख्तियार किया जा रहा है। और इसमें एक चीज़ जो बहुत अहम है कि जब मजल्ला को तहरीर किया गया तो एक बहुत बड़ा मैसेज उन जदीद कानून दान को भी दिया गया और मिला इनडायरेक्टली, जो ये कहते थे कि जो जदीद कानून हैं या कवानीन हैं उनमें फ़िक़्ह इस्लामी से क्या मुराद है? इस्लामी कवानीन आप कह सकते हैं ना, फ़िक़्ह को कानून भी कह सकते हैं। आल्दो के फ़िक़्ह का जो दायरा है वो कानून के दायरे से बहुत वसी है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी कैन से दैट कि फ़िक़्ह इस्लामी से मतलब कवानीन इस्लाम। तो वो ये कहते थे कि कवानीन इस्लाम को जदीद कवानीन के उसलूब में ढालना मुश्किल है, यानी गोया के फ़िक़्ह इस्लामी के हवाले से वो ये तासुर रखते थे कि इसमें कैपेसिटी नहीं है। क्या नहीं है? कैपेसिटी नहीं है, इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो जदीद कवानीन की शक्ल इख्तियार कर सके। तो जब मजल्लतुल अहकामिल अदलिया को तहरीर किया गया तो ये गलत फहमी भी दूर हो गई कि फ़िक़्ह इस्लामी जो है वो इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं रखती, इसके अंदर सलाहियत नहीं है। बताया गया, दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि इसके अंदर इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है कि आप इसको जदीद कवानीन की शक्ल में भी ढाल सकते हैं और जदीद कवानीन की सूरत में बयान भी कर सकते हैं, और ये हमारे सामने प्रैक्टिकल मौजूद है। लेकिन फिर आपको पता है कि जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई तो मजल्ला भी जो है वो एक तरह से बिल्कुल तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसका जो एक ज़ोर था ना, यानी जो एक इसको बैकिंग थी, ठीक है ना, एक पीछे से जो इसको एक ताकत, गवर्नमेंट की ताकत, खिलाफत की ताकत, वो उससे जो है ख़त्म हो गई। लेकिन अभी भी दुनिया में जहाँ जहाँ फ़िक़्ह इस्लामी की अक्सरियत रहती है, जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, ठीक है, इस तरफ अगर आप चले जाएँ मराकश है, हाँ, तो ये इसी तरह आप फ़लस्तीन है, तुर्की है, वहाँ पर
اس کا کسی نہ کسی سطح پر کچھ نہ کچھ اثر آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو قانون شہادت ہے، کیا قانون شہادت، یہ ایک پورا قانون ہے۔ اسی طرح معاہدہ قوانین، یہ بھی ایک لا آف کانٹریکٹ، ان دونوں میں مجلہ کے آرٹیکلز کو شامل کیا گیا، یعنی قانون شہادت، معاہدہ قوانین بنانے میں مجلہ سے مدد لی گئی ہے۔ آپ کبھی موقع ملے تو اس کا مطالعہ بھی آپ لوگ کیجیے گا، کیونکہ میں نے لاسٹ ویک آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کورس میں ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بتانا ہے، اسٹڈی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اسٹڈی ہم آپ کو ایک اسلوب بتائیں گے، میتھڈالوجی بتائیں گے، اور اس میتھڈالوجی کو اختیار کر کے آپ نے اپنی اسٹڈی بڑھانی ہے۔ کتابیں آپ کو ہم بتائیں گے، کن کن کتابوں کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ ایک سال کے بعد آپ خود اپنے بارے میں جب جج کریں گے نا، آج پہلا دن ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی آخری دن بھی آئے گا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم جب آئے تھے اور اب بھی ہمیں بہت فرق آیا ہے، اور پازیٹیو فرق آیا ہے، نیگیٹو نہیں، ٹھیک ہے، پازیٹیو فرق آیا۔ تو اب ہم کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا وہ بنایا ہے، انفارمیشن آپ کہہ لیں اس کو، یا کچھ نوٹس کہہ لیں، میں آپ کو پکچر بنا کر بھیج دوں گا، کہ جو پہلی خصوصیت ہے مجلۃ الاحکام العدلیہ کی، وہ کیا ہے؟ دا فرسٹ کیریکٹرسٹک آف دا مجلہ، یہ کیا ہے؟ یہ ماڈرن اسٹائل کی لیجسلیشن ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، قانون سازی کا جو ماڈرن پیٹرن ہے، اس پیٹرن پر مجلہ کو تیار کیا گیا ہے۔ لہذا جب آپ مجلۃ الاحکام العدلیہ کو پڑھیں گے تو جدید اسلوب قوانین سے بھی آپ آشنا ہو جائیں گے۔ آپ کسی لائر کے پاس، کسی جج کے پاس جب جائیں گے تو آپ جدید قوانین سے ناآشنا نہیں ہوں گے، فیملیئر ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بھی ایک اسلوب ہے، اور اس اسلوب کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دا فرسٹ ایور کریکٹرسٹک آف دا مجلہ کیا ہے؟ ماڈرن اسٹائل آف لیجسلیشن، یعنی جدید طرز قانون سازی اس میں اختیار کیا گیا ہے، اور اس میں اختیار کرنے میں دو چیزیں لی گئی ہے، کوڈیفیکیشن اور کیا ہے؟ آرٹیکلز، ٹھیک ہے، کوڈیفیکیشن اور آرٹیکلز۔ نمبر دو جو اس کی اہم خصوصیت ہے، یونیفارمٹی اینڈ ایز آف ڈیسیژن میکنگ۔ یونیفارمٹی کسے کہتے ہیں؟ یکسانیت کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کمرے میں 10 لوگ ہیں اور کوئی ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اور ہم 10 لوگ الگ الگ کاغذ پہ اس مسئلے کا حل لکھتے ہیں، تو 10 کے 10 ایک ہی حل لکھ رہے ہوں تو یہ یونیفارمٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یکسانیت ہے۔ لیکن اگر میں کچھ لکھ رہا ہوں، آپ کچھ لکھ رہے ہیں، یہ جناب کچھ لکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یونیفارمٹی نہیں ہے۔ تو مجلہ کی وجہ سے ججوں کے فیصلے میں یونیفارمٹی آ گئی، یکسانیت آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی مسئلے پر آرٹیکل 1 ہے، آرٹیکل 2 ہے، آرٹیکل 3 ہے، تو وہی اپلائی ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں قوانین بنے ہوئے ہیں نا، اگر جج میرٹ پہ ڈیسیژن لیں تو فیصلہ ایک ہی آنا چاہیے، میرٹ پہ اگر ڈیسیژن لیں تو فیصلہ، کیونکہ قوانین کی کتابوں میں کسی بھی مسئلے کے بارے میں جواب موجود ہے، آرٹیکلز موجود ہیں، ان آرٹیکلز کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے قتل کیا، تو قتل پہ کون سا آرٹیکل لگتا ہے؟ 302 لگتا ہے۔ اب کسی پہ 304 تو نہیں، صرف یہ دیکھا جائے گا وہ قتل عمد ہے، قتل خطا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جج اگر ایماندار ہوگا تو وہ قتل عمد کو قتل عمد ہی بنا کر 302 کا وہ لگائے گا چارج، لیکن اگر جج ادھر ادھر کرنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ قتل خطا کو قتل عمد کو قتل خطا میں کنورٹ کر دے گا، یا قتل خطا سے بھی کچھ اور چیز لے جائے گا، یہ الگ بات ہے۔ بٹ uniformity in form of codification and articleship
वो मौजूद हैं। मेरी बात आप समझ। तो अच्छा, ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग, जाहिर बात है कि जब किताब मौजूद है, पहले क्या होता है, अभी देखिए हमारे जो दारुल इफ्ता वगैरह में आप जाएं, अब तो आजकल बहुत आसानी पैदा हो गई ना कि आपने सिर्फ सर्चिंग करनी होती है। आप मकतबा शामिला में चले जाएं और एक मसला आपके पास है, आप उस मसले का जो कीवर्ड आपके दिमाग में आ जाए, है ना, तो आप क्या करेंगे, वो कीवर्ड लिखेंगे, तो उस कीवर्ड्स पे कीवर्ड पे जितने भी मसाइल हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप थोड़ी देर में क्या होगा, अपने मसले तक या मुद्दा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे याद है जब हमने आगाज किया था सन 2000 में दारुल उलूम अमजदिया में, और हमसे पहले जो असातिज़ा कराम हमारे सीनियर्स हैं वो बताते हैं कि एक एक मसले को तलाश करने के लिए कई कई किताबों का मुताला करना पड़ता है। समझ में आई बात? वो हिदाया में देखो, हिदाया में अब देखो तो हिदाया खुद एक समंदर है। समझ में आई बात? आलमगीरी में देखो तो वह भी एक समंदर है, तो तलाश करते करते वक्त लग जाता था। समझ में आई बात? लेकिन आजकल तो बहुत आसानी हो गई। मजल्ला बेसिकली ये तो आसानी अभी आई है ना टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन मजल्ला उस वक्त भी इस तरह की सहूलत फराहम करता था जिस वक्त ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। तो ये क्या है कि कानूनी जो काजी और जजेस को मुख्तलिफ किताबों से मुफ्तबही कौल तलाश करने में आसानी मिल जाती है, फौरी तौर पे निकाल देते, क्योंकि इसमें ज्यादातर मसाइल मुफ्तबही है। क्या है? हाँ, मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि कुछ मसाइल ऐसे हैं खास तौर पे जहाँ पर इमाम आजम और साहिबैन का इख्तलाफ है, जिन मसाइल में मजल्ला में ये उसलूब इख्तियार किया गया है कि जहाँ इमाम साहिब यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद का इख्तलाफ आ जाता है, वहाँ पर उनके मसले पर फतवा दिया गया है या उनके मसले को लिया गया है जो ज़माने के एतबार से ज़्यादा आसान हो। कई जगहों में मजल्ला में मुफ्ताबी कौल से इनहिराफ भी किया गया है, जो मैंने आपको बताया भी था। एक मिसाल ख़यार शर्त की एक मिसाल मैंने दी थी, इस्तिस्ना के हवाले से मैंने एक मिसाल दी थी कि वहाँ पे मुफ्ताबी कौल को नहीं लिया गया, बल्कि ज़माने के एतबार से ज़ईफ़ कौल को भी कई जगहों में या मरजूह कौल को भी ले लिया गया। लेकिन उसकी पूरी इल्लत है, उसकी पूरी इल्लत है। जब हम इंशाअल्लाह किताब के अंदर जाएंगे तो वो चीज़ें भी सामने आएंगी। अच्छा, इसकी जो तीसरी अहम खसूसियत है वो क्या है कि इसमें सिर्फ मालियाती और दीवानी कवानीन को डिस्कस किया गया। दीवानी कवानीन से मुराद सिविल जो लॉज हैं, सिविल इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक मुआहिदात से है, जिनका ताल्लुक खरीदो फरोख्त से है, शराकत से है ना, उनको जो है डिस्कस किया गया है। जो क्रिमिनल इश्यूज हैं, ठीक है, क्रिमिनल लॉज हैं, वो इसके जेर असर नहीं है। ठीक है। और एक बहुत अहम खसूसियत मजल्ला की यह है कि इसके शुरू में आर्टिकल नंबर 2 से आर्टिकल नंबर 100 तक यानी 99 आर्टिकल्स में कवायदे फिकहिया को बयान किया गया है। किसे बयान किया गया है? हाँ, ये आपके सिलेबस में शामिल है। इस सेमिस्टर में हम 50 कवायदे फिकहिया को पढ़ेंगे और अगले सेमिस्टर में 50 यानी 50 कवायदे फिकहिया को, जिसको आप शरिया मैगजीम्स भी कह सकते हैं या ज्यूरिस्प्रूडेंशियल रूल्स भी कह सकते हैं। कवायदे फिकहिया आपको पता है ना कि कवायदे फिकहिया उन उसूलों को कहा जाता है कि जिनमें कुल्ली तौर पर कोई उसूल बयान किया जाता है और उस कुल्ली उसूल के मातहत जितने भी जुजियात हैं वो शामिल हो जाते हैं। आपको अलग अलग मसाइल को याद करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अब दरूरात तुबीहुल महजूरात, अब ये एक उसूल है, वो कायदा फिक है। अब ये एक कायदे फिक याद कर लें कि जो ज़रूरतें होती हैं वो महजूरात को बाज़ सूरतों में क्या करती हैं, जायज़ कर देती हैं। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि शरीयत की निगाह में अद-दरूरा से मुराद क्या है ना? तो उसकी
पूरी तारीफ फुकहा ने लिख दिया है कि अद-दरूरा से मुराद ऐसी ज़रूरत है कि जिसको पूरा ना करने की सूरत में किसी की जान जाने का कभी अंदेशा हो या किसी उज़्व के तलफ होने का कभी अंदेशा हो। तो अब ये दो जहाँ पर भी शराइत मौजूद होंगी तो वो अद-दरूरा की डेफिनेशन में आ जाएगी। अब जब अद-दरूरा की डेफिनेशन में आएगी तो आप फ़ौरन कहेंगे इस सूरत में जो चीज़ महज़ूरात हैं, ममनुआत हैं या जो हराम हैं उनको भी, जो जायज़ का मतलब क्या है, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी एक बहस है कि उस वक़्त उनको हलाल बोला जाएगा या हराम ही है। मेरी बात अब ये भी हम इंशाअल्लाह हम देखेंगे। तो जो शरिया मैगज़ीन्स हैं इन पर भी अच्छा, अभी हम जब इस्लामी मालियाती इदारों की बात करते हैं जैसे इस्लामिक बैंकिंग है, तकाफुल हैं, इसी तरह एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, मुदारबा कंपनीज़ हैं, ये सब मालियाती इदारे हैं। इन इदारों के अंदर इन उसूलों के तहत बहुत सारी चीज़ों को किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को किया जा रहा है। तो ये भी मजल्ला की ख़ास बात है कि इसके अंदर 99 कवायद फ़िक़हिया बयान किए गए हैं और ये 99 कवायद फ़िक़हिया ऐसे हैं कि कहा ये जाता है कि जिनको ये कवायद फ़िक़हिया याद हैं या कम अज़ कम ज़हन में हैं, तो गोया के पूरी फ़िक़्ह इस्लामी पर उसका जो है एक कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल मीन्स के उसकी पूरी जो भी मसाइल होते हैं ना, वो इसी के अंदर में होते हैं और हल करने में आसानी पैदा हो जाती है। तो इंशाअल्लाह हम ये पढ़ेंगे और इसके जो असरात हैं, वो अभी तक हम देख रहे हैं। एक बात और जो मैं इस हवाले से करना चाह रहा था कि इसमें कितने कवानीन हैं, अबवाब कितने हैं, इसकी भी पूरी जो है तफ़सील मौजूद है कि 16 कवानीन हैं। कवानीन से मुराद जैसे बुयू से मुतालिक है, इजारा सा है, शरीका है, मुदारबा है ना? वकाला है, ये सब क्या हैं? अलग-अलग कवानीन हैं। 116 अबवाब हैं, चैप्टर्स हैं और 1871 आर्टिकल्स हैं, दफ़ाआत हैं। 1800 हाँ, 71 आर्टिकल्स हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मजल्लतुल अहकामिल अदलिया का हम आज आगाज़ करेंगे और आज हम पहला सबक पढ़ेंगे इस अहम किताब का और उसमें हम आगाज़ करेंगे आर्टिकल नंबर 2 से। आर्टिकल नंबर 1 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें फ़िक़्ह की तारीफ़ है जो हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 2 से हम आगाज़ करेंगे जो कि कवायद फ़िक़हिया में पहला कायदा है। ठीक है? तो अल्लाह ताला इस किताब को बेहतर अंदाज़ में हमें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।